हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। अब मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बताने जा रही हूँ। लास्ट मॉड्यूल में मैंने एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में बताया था। अब इस मॉड्यूल में मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बताऊँगी। ओके, सो बी रेडी। एक केमिकल फार्मूला जो हम रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? एक जो एक्चुअल रेशियो होता है उस कंबाइनिंग एटम का जो मॉलिक्यूल में है। ओके, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के लिए। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है एम्पेरिकल फार्मूला। फिर सेकंड हमें क्या करना होता है, इसका एम्पेरिकल फार्मूले का मास निकालना पड़ता है। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है मॉलिक्यूलर मास। फिर उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एन। एन क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला। फिर क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू में एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर एम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है एच हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, क्लोरीन कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है। कैलकुलेट करना है हमें एम्पेरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। अब हमारे पास एलिमेंट है, हमने परसेंटेज लिख ली, एटॉमिक मास लिख लिया। फिर परसेंटेज पे से एटॉमिक मास डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मतलब ऐसे तीनों कंपोनेंट में क्या, फिर जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो होगा वो निकालेंगे, उसे डिवाइड करके इसका और भी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कर देंगे। फिर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, C1 है, H2 है, Cl1 है। एम्पेरिकल मास निकालेंगे, मास हमारा कितना आ गया, 49.5। फिर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमारा कैलकुलेट करो तो ये आ गया। अब n जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय EFM। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमने अप्रॉक्सीमेशन देखी थी, 2 के इक्वल आ गया। फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉल्ट जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रस, और लॉस कर लेता है इतने % ऑफ वेट का। फिर जो एनहाइड्रस होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, हमें कैलकुलेट करना है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, मॉइस्चर फ्री होता है, और क्रिस्टलाइन क्या होता है, विद वाटर के साथ होता है। ओके, और क्रिस्टलाइन सॉल्ट निकाला है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया हमारा, एनहाइड्रस का 20 हो गया। सेम में हमारे पास मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन ये लिख लिया परसेंटेज इसकी, एटॉमिक मास लिख लिया। ठीक है, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास डिवाइड कर दिया। फिर सिंपल फॉर्मूला आ गया, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लिया, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो का लिखा तो उसका भी सिंपल फॉर्म निकाल लिया। एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, सेम वे में उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद इसका एन निकालेंगे, एन की वैल्यू हमारी आ गई 1। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास आ गया MgSO4 जो होगा एनहाइड्रस सॉल्ट। अब मास निकालेंगे हम एनहाइड्रस सॉल्ट का, किसके अंदर, क्रिस्टलाइज सॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। फिर एनहाइड्रस सॉल्ट की इतनी वैल्यू वाटर में देन होगी वाटर से, तो कितना आ गया हमारे पास, इतनी वैल्यू होगी। तो 1 ग्राम में इतना होगा, 120 ग्राम में इतना होगा। फिर मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हमारा, 1 मोल ऑफ H2 में इतना होगा। वाटर में 18 ग्राम पर मोल होता है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कह रही हूँ, H2O मॉलिक्यूल्स कितना होगा, वाटर मॉलिक्यूल इन 126 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा क्रिस्टलाइन सॉल्ट का वो कितना आ गया, MgSO4 इंटू में 7H2O वाटर। ओके, अब हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। वो रिएक्टेंट जिसके अंदर एक प्रेजेंट होता है लेस क्वांटिटी, या फिर वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। या तो ये कम क्वांटिटी में होंगे या फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं होता उस रिएक्शन में कम्प्लीटली। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट नोट है, जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डिपेंड होता है उसके लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। ओके, मैं आपके आगे लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ 1-2 क्वेश्चंस
बता देती हूँ जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर आईआईटी के बेसिस पे भी आ जाता है, तो ये आपके लिए इजी भी रहेगा। तो मैं चालू कर रही हूँ। इस रिएक्शन में हम A+B2 है वो फॉर्म क्या करता है, AB2। ये इसकी रिएक्शन है, हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट करना है। ओके, तो हमारा पहला क्या है, 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, मतलब 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 जो है वो रिएक्ट करेगा 200 एटम्स ऑफ A। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन सा हुआ, B हुआ ना, जो कम्प्लीटली हो चुका है। ऐसे 2 मोल्स ऑफ A प्लस 3 मोल्स ऑफ B, तो 2 मोल्स ऑफ A है वो रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ B, 2 मोल्स इसका कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया, हमारा A हो गया। अब इसके अंदर है 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, तो इसका कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। अब 5 मोल्स ऑफ A प्लस 2.5 मोल्स ऑफ B, तो हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट B हो गया हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट।